मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवंती। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 20 है। इसके अलावा बस अब आपका एक चैप्टर बचेगा 21। 22 जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वो देख लेंगे। बस 21 बचेगा, वो भी मैं एक आध दिन में अपलोड कर दूँगी। तो बेटा वीडियो की पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग जानेंगे कि इसके राइटर कौन है। तो बेटा इसमें राइटर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये एक तर्जुमा कहानी है। ये असल में जापानी कहानी का तर्जुमा है उर्दू में। ठीक है, तो अब तर्जुमा किसे कहते हैं, कौन करता है तर्जुमा। तो पहले हम लोग अवंती को पढ़ने से पहले तर्जुमे के बारे में, तर्जुमे के फ़न के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अवंती को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है तर्जुमा। देखिए, तर्जुमे का मतलब ही यही होता है बेटा कि एक ज़बान से किसी दूसरी ज़बान में किसी एक चीज़ को तब्दील करना, है ना। देखिए यहाँ लिखा, तर्जुमा निगारी एक मुश्किल फ़न है। इसके लिए एक से ज़ायद ज़बानों पर यकसा कुदरत हासिल होना लाज़मी है। यानी कि तर्जुमा निगारी जो है ये एक बहुत मुश्किल फ़न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए जब आप तर्जुमा करने बैठते हैं तो आपको एक से ज़्यादा ज़बानों पर कुदरत हासिल होना चाहिए। यानी आपको एक से ज़्यादा ज़बानें आना चाहिए, है ना, तभी तो आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करेंगे। ठीक है, ये कुदरत लुग़वी मफ़ाहीम पर नहीं, रोज़मर्रा मुहावरे और ज़बान के तरीक़ाकार पर होना भी ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ हम डिक्शनरी तौर पर एक ज़बान को दूसरी ज़बान से कुदरत करते हैं, ऐसा नहीं है ना। यानी मुझे इंग्लिश आती है डिक्शनरी तौर पर, वो नहीं। आपको इंग्लिश ऐसे आना चाहिए कि आप उसकी ज़बान को जान सकें, लोकल लोग क्या बोलते हैं वो चीज़ आप समझ सकें। ठीक है ना। तो वही कहते हैं, जिस ज़बान से तर्जुमा किया जा रहा है उस ज़बान के बोलने वालों की माशरात और तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। यानी कि जब आप जिस ज़बान से तर्जुमा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस ज़बान से आप तर्जुमा कर रहे हैं वो क्यों लिखा गया है ना। उसमें जो मुहावरे हैं, उसकी जो ज़बान है, वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इन तमाम खुसूसियात के बग़ैर सही और अच्छा तर्जुमा मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप एक अच्छा तर्जुमा नहीं कर सकते। ठीक है, सबक अवंती एक जापानी कहानी का तर्जुमा है। आ गई बात समझ में कि जो ये अवंती हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक जापानी कहानी का तर्जुमा है। अवंती एक हाजिर जवाब और ज़हीन किरदार है। इसके जवाबात पर हंसी आती है, लेकिन वो मसाइल को हल करने का हुनर भी जानता है। ठीक है, मसले की जमा ही है मसाइल। तो कहते हैं कि अवंती जो है, आपको लग रहा होगा कि कोई जाना पहचाना सा किरदार है। बिल्कुल ठीक बात है, ये मुल्ला नसरुद्दीन जैसा ही किरदार है ना, जो कि हाजिर जवाब है। उसके जवाबों पर हंसी भी आती है, लेकिन वो सारे मसाइल को बहुत जल्दी हल कर देता है। जापान का ये किरदार मुल्ला नसरुद्दीन से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तर्जुमा ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपना अवंती के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। अवंती एक खुशमिजाज और हंसमुख शख्स था। ठीक है, यानी कि ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो खुशमिजाज था और हंसमुख था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, यानी बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज़ लोग उससे हसद भी करते थे, है ना। हसद करते थे यानी जलते थे, उसे जलील और ख़ार करने का मौका ढूंढते थे, है ना, और उसको चिढ़ाने और नीचे दिखाने की ताक में लगे रहते थे। लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हें ही को कायल कर देता था, है ना। कायल कर देता था यानी उनको ही लाजवाब कर देता था, उनके पास ही कोई जवाब नहीं रहता था देने के लिए। ठीक है, एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती, रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, यानी अब उसने मजाक बनाने के लिए कि देखिए अवंती क्या जवाब देता है, या जवाब दे भी पाता है या नहीं दे पाता है, उसका मजाक बनाने के लिए उसने क्या काम करा, ऐसा अटपटा सा सवाल पूछा। अवंती ने फ़ौरन जवाब दिया। अब आपको पता है अवंती बहुत हाजिर जवाब था, उसने तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है, तुम एक जिंदा बिल्ली पकड़कर उसे निगल जाओ, है ना। क्यों, क्योंकि बिल्ली को तुम निगलोगे तो बिल्ली जाके तुम्हारे पेट से चूहे को खा लेगी। ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब।
अब देखिए दूसरी कहानी बताते हैं। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया। बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती ने भी खूब डट कर खाना खाया, यानी पेट भरकर अवंती ने भी खाना खा लिया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा है बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, है ना। उसने देखा कि एक मेहमान है जो सिर्फ मिठाई खा ही नहीं रहा है बल्कि अपनी जेब में भी जल्दी 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 भर रहा है। अवंती भला ऐसे मौके पर कब चुप रहने वाला था, यानी अब वो कैसे चूकने वाला था, कैसे चुप रह जाता। चूकने मतलब चुप रहना, है ना। कैसे ही चुप रहता वो फौरन आया जवाब देने के। अब उसने क्या करा, वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में उलटने लगा। तो वो नाराज होकर बोला, कौन, मेहमान, ये क्या बदतमीजी है। चाय उंडेलते उंडेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया, भाई मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, इसलिए उसे प्यास भी ज़ोरों से लगी होगी, है ना, उसे ज़रूर प्यास भी लगी होगी। मैं उससे चाय पिला रहा हूँ, समझे। यहाँ देखिए आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये अवंती आए और ये जल्दी से उनकी जेब में चाय डालने लगे, है ना। तो क्या बोले कि भाई उसे प्यास भी ज़ोर से लगी होगी, ज़रूर लगी होगी, लेकिन प्यास भी ज़रूर लगी होगी, मैं उसे चाय पिला रहा हूँ। एक बार, अभी यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, अब ये दूसरा किस्सा शुरू होता है। एक बार अवंती ने मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए, यानी अवंती का जो मुल्क था यानी जापान, उसमें 3 गैर मुल्की ताजिर आए, किसी दूसरे मुल्क से आए। उस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाए, ठीक है। यानी कि अब जापान के राजा के पास जाके उन्होंने कहा कि मेरे सवालों के जवाब दिए जाए, ठीक है। वहाँ कोई उनके सवालों का जवाब ना दे सका, यानी अब दरबार में, है ना, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके सवालों का जवाब दे पाता। यहाँ तक कि बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया, यानी बादशाह को भी लगने लगा, अरे इसका क्या जवाब दिया जाए, ठीक है। किसी ने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए, वही इनके सवालों के जवाब दे सकता है, ठीक है। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाज़त दे दी। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछें, ठीक है। अब बादशाह ने उसे सारी बात बताई और कहा कि ठीक है, अब तुम तरह इनके सवालों के जवाब दो। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे सवाल बताइए। पहले ताजिर किसे कहते हैं, अच्छा ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को, ठीक है। मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, मुझे लगा शायद आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को, ठीक है, जो तिजारत के गर्ज से आते हैं, बिजनेस के गर्ज से आते हैं। तो पहले ताजिर ने सवाल दिया, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है। मरकज़ कहते हैं सेंटर, है ना, ज़मीन का सेंटर कहाँ है, दुनिया का सेंटर कहाँ है। अवंती ने किसी तामील के बगैर, यानी बिल्कुल हिचकिचाहट के बगैर ही क्या करा, बगैर लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा, ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वही ज़मीन का मरकज़ है, यानी वही ज़मीन का सेंटर है। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर मुतअज्जब हुआ, यानी वो ताज्जुब में हो गया और उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये मरकज़ वहीं पर है और किसी दूसरी जगह नहीं है। तो अब अवंती ने क्या जवाब दिया, अवंती ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं आता, यानी अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर खुद नाप लीजिए, है ना। मरकज़ इसी जगह से बाल बराबर भी इधर या उधर निकले तो मैं मान लूँगा कि मेरा जवाब गलत है। अब बताइए पूरी दुनिया को कौन नापेगा कि दुनिया का सेंटर कहाँ पे है। आई बात समझ में। अवंती के जवाब से ताजिर लाजवाब हो गया, यानी अब उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचा, वो क्या जवाब देता, ठीक है। इसी तरह से अब अवंती ने क्या करा, दूसरे ताजिर से कहा कि भाई आप सवाल पूछें। दूसरे ताजिर ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, ठीक है। अवंती ने फौरन जवाब दिया, मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये 3 गैर मुल्की ताजिर हैं, ये बादशाह है और ये अवंती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं। अवंती बोला, यकीन ना आए तो गिन कर देख लो, अगर
कम या ज़्यादा हो तो कहना। ठीक है, उन्होंने कहा भाई आपके गधे में जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं, इस बात को आप साबित कीजिए। तो अवंती ने कहा कि भाई मैं क्यों साबित करूं, आप खुद गिन लो, है ना, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आप गिन लो, अगर आप कम या ज़्यादा होंगे तो बताना मुझे। अब ताजिर बोला भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं, है ना। तो अवंती ने कहा तो तुम ही बताओ कि आसमान के तारों को क्यों कर गिना जा सकता है, यानी कि कैसे गिन सकते हैं, बताइए ज़रा। जब आप गधे के बाल नहीं गिन सकते तो हम आसमान के तारे कैसे गिन सकते हैं। बेचारा ताजिर कोई जवाब न दे सका, चुप हो गया। अब तीसरे ताजिर की बारी आई। अवंती ने उससे 20 सवाल पूछने को कहा। तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं। अवंती ने हंसकर कहा, अगर तुम बता दो कि मेरे गधे की दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद बता दूंगा। ये सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले झांकने लगा, है ना। बगले झांकने लगने का मतलब क्या होता है, ये एक मुहावरा है कि मतलब जब कुछ समझ ना आए तो इधर उधर देखना। अब यहाँ लिखते हैं, सब दरबारी अवंती के जवाबात सुनकर हैरत में थे। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वापस चले गए। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ एक नेक्स्ट कहानी शुरू होती है। कहते हैं, एक बार एक गरीब मजदूर ने एक सराय वाले से मुर्गा कबाब लेकर खाया। उस दिन उसके पास पैसे ना थे, वो कीमत फौरन ना दे सका और दूसरे दिन का वादा करके चला गया। आई बात समझ में कि एक मजदूर ने कबाब खाए मुर्गे के और कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं तुम्हें कल दे दूंगा। जब वो दूसरे दिन कीमत देने आया तो सराय वाले ने उससे 1000 रुपये तलब किए, यानी अब देखिए कितने रुपए मांगे, 1000 रुपये। मजदूर का मुंह हैरत से खुला रह गया। 1000 रुपये। वो सराय वाले से बोला, एक मुर्गे के कबाब की कीमत 1000 रुपये। क्यों नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। अब ये कौन बोल रहा है, सराय वाला बोल रहा है। अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती, उन अंडों से कितने बच्चे निकलते और इस तरह जितने बच्चे निकलते उनकी कीमत इतनी ही होती, सराय के मालिक ने कहा। आई बात समझने। मजदूर ने कहा, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिरकार वो अदालत में पहुंचा। अब ये यानी कि सारी बात जो है वो कहाँ पहुंच गई, अदालत में पहुंच गई। मुसन्निफ ने उन्हें अगले दिन अपने अपने वकील के साथ आने को कहा। अब अदालत में जो जज है वो मुसन्निफ है। ठीक है, मुसन्निफ किसे कहते हैं, जिसने ये लिखा है। मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। वो अवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया, यानी जो भी बात हुई थी वो सारी बातें अवंती को बता दी। अवंती ने मजदूर से कहा, तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुंच जाना, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, यानी अवंती ने मजदूर से कहा कि तुम सही वक्त पर पहुंचना और मैं वहां आ जाऊंगा। अब ये नहीं बताया कि वो कब आएगा। अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मजदूर अदालत में पहुंचे। सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहराई, है ना, दोहरा दी, यानी जो कहानी थी वो बता दी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे इन्होंने मुर्गी खाई और ऐसे अगले दिन पैसे देने आए। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था, लेकिन उस वक्त तक अवंती वहाँ पहुँचा ही नहीं पाया था, है ना, जिससे मजदूर बहुत परेशान था। अब क्या होता, जब भाई वकील है तो वकील के सामने ही बात बोली जाएगी जो भी बोलनी होगी, और वो बेचारा कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वकील ही मौजूद नहीं, अवंती ही नहीं है वहाँ। ठीक है, इतनी देर में अवंती वहाँ आ पहुँचा। अब अवंती आ गया। उसने देर से पहुँचने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूँ बोना था इसलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। यानी अब देखिए उसने क्या कहा कि आज मुझे अपने खेत में गेहूँ बोना है इसलिए मैं गेहूँ को क्या गया हूँ, भुनवाने गया हूँ। तो सब लोग हंसने लगे। मुसन्निफ ने अवंती से पूछा, क्या कहिए भुने हुए, उन्होंने कहा कि भाई क्या कहीं भुने हुए गेहूं भी पौधे उगते हैं क्या, यानी कि अगर आप गेहूं को भुनवा लेंगे तो क्या उससे भी पौधे उगेंगे। अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं जनाब, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते। इसी तरह भुनी हुई मुर्गी से भी अंडे नहीं दे सकती, यानी कि जिस तरह से भुना हुआ गेहूं पौधे नहीं उगा सकता, सेम उसी प्रकार भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मुसन्निफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई, इसलिए उसने ये फैसला सुनाते हुए कहा, सराय के मालिक को सिर्फ एक मुर्गे की कीमत पाने का इख्तियार है।
ठीक है, यानी अब एक मुर्गी की जो कीमत है वही सराय का मालिक ले सकता है, अदरवाइज़ वो यहाँ से जाए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, तर्जुमा है जापानी लोक कहानी का, यानी कि जो लोग आपस में एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं उसका तर्जुमा है। अब ये मश्क में आता है, मायने याद कीजिए। ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाला, है ना। तामील यानी झिझक, बिना रुके। हसद कहते हैं जलन। मुताज्जुब यानी कि हैरत से, ताज्जुब के साथ। हिमायत करना यानी साथ देना। हाजिर जवाबी किसी सवाल का फ़ौरन जवाब दे देना बिना हिचकिचाहट। ठीक है, अब कहते हैं गौर कीजिए, यहाँ लिखते हैं हाजिर जवाबी और जहानत से इंसान को इज़्ज़त और मकबूलियत हासिल होती है, लेकिन हाजिर जवाबी के साथ हमें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। कुछ लोग हाजिर जवाब होते हैं लेकिन वो बदतमीज़ी के पैराए में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको सवाल दिए गए हैं 4, इसका आंसर हम लोग आंसर शीट पे ही पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करने हैं, फिर नीचे कुछ खाली जगह दी गई हैं, उनके जो वो भी दिए गए हैं लफ्ज़, उनकी मदद से उन्हें भरना है, ये भी हम आंसर शीट पे देखेंगे। और फिर आपको इल्मी काम दिया गया अवंती की हाजिर जवाबी के बारे में चंद जुमले लिखिए। ठीक है, तो चलिए इन सबको आंसर्स देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आपको पहला सवाल दिया गया है, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया। तो आप लिख सकते हैं अवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने गधे के अगले दाहिने कदम के नीचे बताया। अगला सवाल लिखा है, आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। तो आप लिख सकते हैं आसमान में कितने तारे हैं। तारे के जवाब में अवंती ने कहा कि मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं। अगला सवाल लिखा है, सराय वाले और मज़दूर में क्या झगड़ा था, यानी सराय वाले और मज़दूर क्यों झगड़ रहे थे। तो आप जवाब लिख सकते हैं कि सराय वाला और मज़दूर से एक कबाब के 1000 रुपये वसूल करना चाहता था, इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। आखिरी सवाल लिखा, अवंती ने सराय वाले और मज़दूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील दी। अवंती ने ये दलील दी कि जिस तरह भुने हुए गेहूं से गेहूं पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह भुनी हुई मुर्गे से अंडे नहीं दे सकती। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको मुहावरे दिए गए हैं, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला मुहावरा लिखा है, नीचा दिखाना, है ना। नीचा दिखाने मतलब होता है जलील करना। ठीक है, वो मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ठीक है, अगला लिखा है, मुंह लटकाना, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो। मुंह लटकाना मतलब उदास हो जाना। बगले झाँकना, तुमने चोरी की है इसके लिए बगले झाँक रहे हो, है ना, यानी शर्मिंदा हो, जब तुम्हें कोई जवाब नहीं पता है तो इधर उधर झाँक रहे हो। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, तुम एक जिंदा बिल्ली पकड़कर उसे निगल जाओ। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया, है ना। यह लिखा, अगर आप यकीन नहीं करते तो जाकर खुद नाप लें। आगे है, मुसन्निफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई। ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आपको आखिरी में इल्मी काम दिया गया है, इस पर लिखा अवंती की हाजिर जवाबी के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो आप बता सकते हैं, अवंती बहुत हाजिर जवाब था। एक बार एक शख्स ने अवंती से कहा कि सोते हुए मेरे मुंह में एक चूहा चला गया है। तो अवंती ने फ़ौरन बोला कि आप एक बिल्ली निगल जाइए, है ना। बादशाह के दरबार में जो गैर मुल्की आए थे उनके पूछे हुए सारे सवालों के जवाब अवंती ने दे दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से, या फिर वो मुर्गी और जो आपका सराय वाला था और मज़दूर था उसके बीच में जो झड़प थी उसका जवाब दे दिया, या वो दावत वाले आदमी को चाय जो जिसकी जेब में डाल दी थी। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। लास्ट का चैप्टर बेटा एक बचा है 21वां, वो मैं अपलोड कर दूंगी। 22वां अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपको सारे चैप्टर सबसे पहले मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।